बच्चों, मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 6 कर रहे थे, त्रिभुज या ट्रायंगल। आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक कंसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बेसिक कंसेप्ट, जिससे कि आपको 6.2 जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम करने वाले क्या है इसके अंदर? नंबर 1, हम यहाँ पढ़ेंगे त्रिभुज में समरूपता नियम। एक तो बेटा ये क्लियर करेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? हम पढ़ेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय, जिसको हम बीपीटी बोलेंगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। तो बेटा ये तीन चीज हम क्लियर करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। त्रिभुज में समरूपता नियम, आधारभूत समानुपाती प्रमेय और आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। इन तीनों को क्लियर करके आपको 6.2 जो है वो बहुत इजीएस्ट नजर आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं त्रिभुज में समरूपता नियम। देखो, त्रिभुज में समरूपता नियम कैसे लागू होता है? इसमें दो कंडीशन होती है बेटा। पहली कंडीशन कि उनके सभी संगत कोण बराबर हो, ठीक है। और नंबर बी, उनकी सभी संगत भुजाएं, भुजा मतलब उनकी साइड, एक ही अनुपात में हो। अगर कोई भी ट्रायंगल इन दोनों में से एक भी नियम को फॉलो कर देता है तो वो दो जो त्रिभुज हैं वो समरूप कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए। एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और एक ट्रायंगल लिया हमने पी क्यू आर। अगर इस दोनों ट्रायंगल में एंगल ए बराबर है एंगल पी के, क्योंकि संगत कोण बोला उसने, सभी संगत जो एक जैसे लग रहे हैं, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर है एंगल आर के, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आप कहोगे सर ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। देखो, दोनों कंडीशन में अगर आपके एंगल बराबर हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि उनकी भुजा अनुपातित है, और अगर उनकी भुजा अनुपातित है तो हम ये मान के चलेंगे कि उनके कोण आपस में बराबर है। मतलब देखा जाए तो 6 कंडीशन है, उसमें से सिर्फ 3 कंडीशन को आपको फुलफिल करना है। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये हुई कि उनके संगत कोण बराबर हो। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। और दूसरी क्या थी? उनकी संगत भुजाएं। अब संगत भुजा मतलब क्या? जैसे कि ए बी पी क्यू के, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन में क्यू आर के, दिख रहा है, और बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन में पी आर के। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल होती है कि उनकी जो भुजाएं अनुपातित है, तो भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अगर तीनों कोण बराबर हैं तो भी समरूप बोलेंगे, अगर भुजा अनुपातित है तो भी समरूप बोलेंगे। मतलब हमें 6 में से सिर्फ 3 कंडीशन को फुलफिल करना है। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि भुजा अनुपातित किस तरीके से होगी और किस तरीके से हम करें। जैसे कि बेटा मैंने इसमें भुजा का मान ले लिया
इसका मान ले लिया 2 सेंटीमीटर, इसका ले लिया 4 सेंटीमीटर, इसका ले लिया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैंने ले लिया इसको 4 सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो अनुपात को किससे नापते हैं? वैल्यू देख रही है आपको, मैंने कहा ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है। ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी कितना है 2 है, पी क्यू कितना है 4 है, क्या कट गया? हाँ, तो आ गया 1/2। अब है बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी कितना है 4 है और क्यू आर कितना है 8 है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2 आ गया। अब तीसरी भुजा कौन सी लेंगे? ए सी अपॉन में पी आर, ये है 5/10, ये भी कितना आ गया 1/2। तो देखो तीनों की वैल्यू में 1/2 आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? संगत भुजाएं एक अनुपात में हो। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर, जो कि किसके बराबर है? 1/2 के। तो यहां पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या यहां तक वैल्यू समझ में आ गई? ठीक है। अब बेटा हमारा पहला टॉपिक तो फिनिश हो गया, त्रिभुज में समरूपता नियम। अब हम पढ़ेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय। 6.1 यानी कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय के, ताकि आपको वह प्रमेय समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आधारभूत प्रमेय समझ लेते हैं क्या है। जब कोई ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल की किसी भी रेखा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, ठीक है, मतलब किसी भी रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह उन बची हुई दो भुजाओं के को अनुपात में काटता है। जैसे मैं इसका नामकरण करता हूं ए बी सी डी और ई। तो यहां पर डीई समांतर है बीसी के, तो एडी अपॉन में डीबी होगा, जो कि बराबर होगा एई अपॉन में ईसी के। यह है आपकी बीपीटी थ्योरम। कह सकते हो कि त्रिभुज में अगर आप किसी भुजा के समांतर रेखा खींचते हो तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये थ्योरम है। अब इसमें कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर आपको लंब दिख जाता है, लंब दिया होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 लंब गुणा में आधार, ठीक है, ये आपको पता है। परंतु मेरा कहना ये है, मैं क्यों बता रहा हूं उसको, कि अगर आपके ट्रायंगल जो होते हैं, त्रिभुज जो होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका लंब उस त्रिभुज के अंदर हो। जैसे मैंने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल बेटा मैंने ये ले लिया, ठीक है। अगर मैं शीर्ष लंब की बात करता हूं इस वाले ट्रायंगल में, तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा यहां से सीधे गिरेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। परंतु इस वाले ट्रायंगल में आपका शीर्ष लंब कैसे गिरेगा? इसमें शीर्ष लंब उस ट्रायंगल के बाहर गिरेगा। दिख रहा है आपको? तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल का लंब ट्रायंगल के अंदर हो, ट्रायंगल के बाहर हिस्से में हो सकता है, जो कि बीपीटी में सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखनी है बेटा इसके अंदर, कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे कि मैंने यहां लिखा ए बी सी और डी, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में है। तो यहां पर एरिया ऑफ ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी डी के। ये थ्योरम थी 9th क्लास में। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा में आधार। अगर मैं यहाँ पे लंब ले लेता हूं कोई 90 डिग्री का, तो वो एबीसी का भी लंब होगा और
ए बी डी का भी लंब होगा। तो क्षेत्रफल हो गया 1/2 लंब गुणा में आधार, और इसका भी क्षेत्रफल सेम ही होगा 1/2 लंब गुणा में आधार। तो देखो पहली बात तो ये है कि 1/2 क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों का लंब भी बराबर ही है और दोनों का आधार भी एक ही है। अगर मैं लंब की बात करूं, मैंने यहाँ पे लंब ले लिया mn, तो क्या होगा 1/2 लंब है mn, आधार है बी ए बी। ऐसे ही इसको भी ले लिया नीचे बटे में 1/2, इसका जो आधार है वो लंब है वो भी mn है और आधार क्या है ए बी। तो देखा ना तीनों आपस में क्या है, बराबर हो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से बने हुए जितने भी ट्रायंगल होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो दूसरी बात हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ प्रूफ करना है AD अपॉन में BD बराबर AE अपॉन में EC। तो जब हम यहाँ पे जो ट्रायंगल ले रहे हैं तो मुझे इन दो ट्रायंगलों के एरिया से ही ये चीज प्रूफ करनी है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे BE को मिला दिया, 1 बाय 1 सीखेंगे, और इससे E से AD पर लंब डालेंगे जिसका नाम हम N रखेंगे। ये जो आपने लंब डाला इस तरीके से, तो वो जो लंब है वो ADE का भी होगा और BDE का भी होगा, जैसा कि मैंने इसमें बताया था। ठीक है, देखो बेटा, जब हम ले रहे हैं DBE, तो अगर मैं इसको आधार मानता हूं तो आधार के लिए ये मुझे स्ट्रेट लेना पड़ेगा। तो इसका जो लंब है वो बाहर की तरफ जाएगा, तो इसका जो लंब इसके हिसाब से वो EN ही होगा। मतलब ये हुआ कि EN त्रिभुज ADE का भी लंब है और त्रिभुज DBE का भी लंब होगा। तो मुझे यहाँ पर अभी ये वाली बात को प्रूफ करना था। तो बेटा देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ADE बराबर होगा लंब हाफ ऑफ लंब गुणा में आधार। तो लंब कितना है मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, टाइम कमी हो गया। EN गुणा में AD, और दूसरा होगा एरिया ऑफ BDE जो कि बराबर होगा हाफ ऑफ लंब कितना है इसका भी EN ही है गुणा में BD। और फिर इसको आप क्या करोगे, बटे में लोगे। अब बटे में टाइम नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने यहीं पे कर दिया, 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो क्या बचा BD। यानी कि एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ BDE बराबर होगा AD अपॉन में BD, नंबर 1। क्या समझ में आया? ठीक है, उसी तरीके से अब हम AE अपॉन में EC वाला पार्ट करेंगे जो कि AE अपॉन में EC है। तो यहाँ क्या करा मैंने यहाँ पे DM लंब डाल दिया और AE पर और DC को मिला दिया। ये उसी तरीके से जो आपका ये वाला पार्ट है, उसी तरीके से DEC का लंब भी DM ही होगा। ठीक है ना? तो आप यहां लिख सकते थे कि DM लंब है जो AE पर बोल सकते हो, या फिर DM लंब जो है वो पूरा AC पे बोल सकते हो, मीनिंग आर सेम। तो यहाँ पे भी आप वही करोगे कि एरिया ऑफ ADE, अब इस साइड की बात हो रही है, ADE बराबर होगा 1/2। अब इसमें लंब कौन सा लेंगे बेटा, DM गुणा में AE, और एरिया ऑफ D या CDE बराबर होगा 1/2 DM इंटू EC। और जब बेटा हम अपॉन में लेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, ADE और एरिया ऑफ CDE। तो ये हो गया AE अपॉन में EC। अब बेटा देखो ये बटे में तो आ गया, पर मुझे अभी इनको बराबर भी करना है। फिर याद करो हमने नंबर 1 पे क्या, नंबर 2 पे क्या पता था, एक ही आधार और एक ही
समांतर रेखा के बीच में आने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है, एक ये और एक ये दोनों समांतर रेखा के बीच में है और एक ही आधार पर है, ये वाला भी ये वाला भी। तो इसका मतलब यहां पर एरिया ऑफ BDC बराबर हो गया एरिया ऑफ CDE के। रीजन आपको पता है थर्ड के नाम पे। अब देखो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला एरिया ADE, तो ये भी ADE है, ये तो बराबर हो गया। और नीचे वाले जो एंगल है वो समीकरण 3 से बराबर हो गए। देखो CDE और BDE आपस में क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही आधार के हैं। इसीलिए 1 2 3 से हम कह देंगे कि AD अपॉन में BD बराबर है AE अपॉन में EC। तो ठीक है, ये आपका एक समरी सी हो गई। अब हम इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाएंगे, यानी कि अब हम इसका आधारभूत जो प्रमेय है वो प्रॉपर तरीके से। पहली थ्योरम 6.1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम BPT भी बोलेंगे और ज्यादातर हम BPT ही लिखेंगे, इतनी बड़ी थ्योरी नहीं लिखेंगे। पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो बेटा देखो, हमने पहले ही भी पढ़ लिया, इसको हम नाम करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे A B C D और E। ठीक है, वो कह रहा है कि जैसे पढ़ गया कि ये समांतर रेखा है, तो ये इसके बटे में हो और इसके बटे में होना चाहिए, मतलब AD बटे में DB और AE अपॉन में EC। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया है। बेटा दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर है BC के, ये तो बेटा दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AD अपॉन में DB या BD बराबर है AE अपॉन में EC के। अब रचना करते हैं, जैसे कि आपको पता रचना कैसे करनी थी। रचना BE को और BC को मिलाया। पहली रचना क्या है बेटा आपको? कि BE को मिलाना है और DC को भी मिलाना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या था कि DM लंब होगा AE पर और EN लंब होगा AD पर। मतलब आपको यहां से लंब EN जो खींचना है वो AD पे डलेगा और DM जो लंब है वो AE पर पड़ेगा। ठीक है, उत्पत्ति शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में बात करते हैं। ABC में हम लेते हैं कि EN लंब है AD पर, यानी कि EN लंब है AB पर। क्योंकि जो ये लंब है वो पूरी रेखा पे लंब है बेटा, AD पर भी और AE पे, पूरी रेखा पे है। क्योंकि अभी समझाया था ना कि ये लंब इस पे भी आएगा, तो मैंने दोनों पॉइंट लिख दिया आपके लिए। अगर ये लंब है तो एरिया ऑफ ADE बराबर होगा 1/2 लंब गुणा में आधार। अब लंब क्या है बेटा इसके अंदर? EN गुणा में AD। ठीक है, और एरिया ऑफ BDE बराबर होगा 1/2 गुणा में EN गुणा में BD। पॉइंट समझ आ गया आपको? अब इनको हम अनुपात में लेंगे, मतलब बटे में लेंगे। तो एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ BDE बराबर होगा 1/2 EN गुणा में BD अपॉन में
1/2 EN आएगा AD, ठीक है ना, AD यहाँ पे आएगा BD। तो 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो क्या बचा, ये बचा एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE बराबर है AD अपॉन में BD, नंबर 1। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, मतलब DM लंब लेते हैं AC पर, मतलब पूरा पार्ट ले रहे हैं AC पर। तो AC पे अगर लंब लेंगे तो हमारे पास फिर हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बराबर है 1/2 लंब गुणा में था। अब यहाँ पे लंब क्या ले रहे हैं हम, DM, तो DM गुणा में AE, और एरिया ऑफ DEC, ये वाला ट्रायंगल है ना, हाँ, DEC बराबर होगा 1/2, और इसका लंब भी क्या है, DM ही है, और आधार क्या है बेटा, EC। इसको अनुपातित कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ DEC बराबर है 1/2 DM गुणा में AE बटे में 1/2 DM गुणा में EC। 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, तो ये दोनों बचे, तो इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC बराबर है AE अपॉन में EC। इट इज नंबर 2। अब बेटा दो चीज तो हमने प्रूफ कर दी है, अब मुझे प्रूफ करना है कि इन दोनों का एरिया जो है वो बराबर हो। अब देखिए, एरिया BDE बराबर है एरिया ECD के या DCE के, DEC के। क्यों, रीजन लिखो, समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुज। तो ये हो गया नंबर 3। अब 1, 2 और 3 तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ BDE बराबर है एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC। क्योंकि देखो ये तो बराबर है, तो कॉमन है, ADE तो कॉमन है, पर BDE और DCE हो गया हमारे नंबर 3 से। तो ये दोनों तो बराबर थे, ये तो कॉमन थे, और ये दोनों हमने नंबर 3 से प्रूफ कर दिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि AD अपॉन में BD बराबर है AE अपॉन में EC के, क्योंकि ये दोनों पार्ट इसके बराबर हैं और ये दोनों पार्ट इसके बराबर हैं। दैट इज कि बेसिक वीडियो बनाई, इसको समझाया भी गया, तो उसको एक बार और दोबारा रिवाइंड करके देख लेना और ये थ्योरम आपको समझ में आएगी। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं बहुत से टीचर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसका अगला प्रमेय करेंगे 6.2, जो कि थेल्स प्रमेय की विलोम है या BPT की विलोम। बेटा अब हम 6.2 थ्योरम कर रहे हैं, आधारभूत समानुपातित प्रमेय का विलोम। मतलब यहाँ पे हम जो थ्योरम हमने ये वाली पढ़ी थी इसका विलोम करने वाले हैं। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानुपाती होती है। मतलब बेटा वो ये कहना चाहता है कि किसी त्रिभुज के अंदर, जैसे मैंने कहा ABC, यहाँ पर कोई रेखा जा रही है जिसका नाम रखा D और E। अगर इसने कहा है एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब
अगर AD अपॉन में DB हो और बराबर AE अपॉन में EC हो तो हम कह सकते हैं कि DE समांतर BC के होगा। जबकि आधारभूत थ्योरम कहती थी कि ये समांतर है तो भुजा अनुपातित होनी चाहिए। मतलब यहाँ दिया है कि DE समांतर BC के है तो सिद्ध करो ये, और यहाँ उल्टा है, यहाँ कह रहा है कि ये दे रखा है और सिद्ध करो कि DE समांतर BC के है। तो बेटा हम इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दिया है। अब दिया क्या है, एक त्रिभुज ABC में DE, जो DE है वो AB और AC को इस प्रकार विभाजित करता है कि AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के। बेटा इसमें यह दे रखा है कि त्रिभुज के अंदर जो DE है वो AB और AC को इस प्रकार विभाजित करता है कि AD बटे में DB हो जाता है और AE अपॉन में EC हो जाता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। हम इसकी उत्पत्ति शुरू कर रहे हैं। उत्पत्ति करने से पहले हम इसमें ये मान लेते हैं कि DE समांतर BC नहीं है, बल्कि कोई और अन्य रेखा जो है वो उसके समांतर है। हमने यहाँ पर एक रेखा ले ली जिसका नाम रखा DE डैश। तो हम ये मान के चल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि DE समांतर नहीं है BC के, बल्कि DE डैश समांतर है BC के। याद करो जब हम रूट वाली वैल्यू को हम करते थे तो कहते माना कि ये परिमेय संख्या नहीं है, और फिर कहते थे कि ये हमारी विरोधाभास है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। वही यहीं पे अप्लाई करेंगे कि DE समांतर है BC के। ठीक है, अगर DE समांतर BC के हम मान के चलते हैं, लेट मान लेते हैं, मतलब माना, तो क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि DE समांतर BC के है तो AD अपॉन में DB बराबर होगा AE डैश अपॉन में E डैश C के। क्यों, अभी पढ़ी थी BPT थ्योरम, यस और नॉट। तो ये चीज तो थोड़ी पहले पढ़ी थी। तो अगर ये समांतर है तो ये जो है वो अनुपातित होगा, नंबर 1। इसके अलावा हमें दे रखा है कि AD अपॉन में DB बराबर है EC अपॉन AE अपॉन में EC के। ये क्या है, नंबर 2। ये बेटा क्या दे रखा है, गिवन। अब जरा एक और दो से अंदाज लगाओ कि ये भी AD बटे में BD बराबर है AE डैश अपॉन में E डैश C, और ये भी AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के। तो समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला, पता चला कि AE डैश अपॉन में E डैश C बराबर है AE अपॉन में EC के। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो E और E डैश है, E डैश और E जो है वो एक ही बिंदु है, मतलब एक पर संपाती बिंदु है। ये जो E है इसके ऊपर जो बिंदु E डैश है वो संपाती बिंदु है, मतलब एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु आ रहा है। ये जो बिंदु है वो मतलब एक तरह से बोला जाए ये अस्तित्व में ही नहीं है। यही जो E है वही मेरा E डैश है। यह तभी संभव है यदि E और E डैश संपाती हो। अगर ये संपाती नहीं है, मतलब एक ही पॉइंट नहीं है, तो संभव नहीं है। इसलिए अतः DE समांतर BC के होगा। मतलब ये कि यहाँ पर DE डैश नाम की कोई रेखा ही नहीं थी, वो रेखा DE ही थी। तो DE और BC जो है वो आपस में क्या है,
समांतर होगा, हैंस प्रूफ। और यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा एक जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं। आधारभूत समानुपाती प्रमेय यानी कि बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी कहती है कि यदि दो भुजा समांतर हैं तो उनकी जो अन्य दो भुजा है वो अनुपातित होगी। जैसे इसमें ये दो भुजा समांतर है तो AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC होगा। ठीक है, और दूसरा है आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। इसमें क्या है? इसमें है कि अगर आपकी भुजा अनुपातित है, मतलब AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के, ये दे रखा हो, तो DE समांतर BC होगा। ठीक है, तो ये इसकी आधारभूत की विलोम है, मतलब वहां पर समांतर होता है तो अनुपातित होगा और यहाँ पे अनुपातित है तो समांतर होगा। ठीक है बेटा, ये हमने जो वीडियो बनाई है वो काफी लंबी हो गई है, परंतु अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय यानी कि बीपीटी थ्योरम जो है वो 100% एग्जाम में आती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें कि वीडियो देखें। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।